तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने लेक्चर नंबर 9 का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है, किसी भी वेव का जनरल वेव हम आपको दिखाए थे कि वेव जो है वो बस सिर्फ जो आप साइनोसाइडल वेव पढ़ते हो, ठीक है, मतलब कि जो आपका लॉन्ग मतलब कि जो साउंड वेव होता है, जिस टाइप का साउंड वेव बना रहता है इस टाइप का, बस ये वेव इसी तरीके का नहीं होता, बहुत तरीके का वेव होता है। ठीक है, हम आपको कुछ उसकी इमेजेस दिखलाए थे। ठीक है, तो वेव बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उन सभी वेव्स की हम लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, मतलब कि साउंड वेव का भी वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हर एक वेव में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, वो गुण आता है, हर एक वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किए थे, वो था एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड बताता है कि पार्टिकल जो है, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है अपने मीन पोजिशन से। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम आपको बोले थे ऊपर वाला डेफिनेशन जो है वो आप बुक में लिख करके आ सकते हो, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। मतलब कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको कुछ देखिए बना करके दिखला रहे हैं एक बार। जैसे कि अगर ये मेरा क्या है, एक मीन पोजीशन है। ठीक है, मीन पोजीशन है, मतलब कि ये मीन पोजीशन मतलब कि नॉर्मल डेंसिटी क्या है? नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या बनाते हो? एक्स, ये डायग्राम आप मतलब कि जब भी ग्राफ बनाते हो तो इस टाइप का बनाते हो। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, तो ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव। ये क्या बता रहा है? इधर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, वेव की डायरेक्शन है इस तरीके, इस तरफ। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या है? यहाँ पर तो डेंसिटी नॉर्मल है, यहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी नॉर्मल है, मतलब कि जब एयर पार्टिकल जब नॉर्मल डेंसिटी में होता है, चाहे एयर पार्टिकल या वाटर या सॉलिड कोई भी पार्टिकल, ये नॉर्मल डेंसिटी है इसकी। अच्छा ऊपर में जो डेंसिटी है, तो यहाँ पर डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल। ये क्या है? डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल से ज़्यादा डेंसिटी है और ये नॉर्मल से, यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी स्मॉलर देन, लेस देन नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है डेंसिटी लेस देन नॉर्मल है नीचे की तरफ। अच्छा, जब डेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन, मतलब कि ऊपर में कंप्रेशन है। और जब डेंसिटी नॉर्मल से कम होता है तो इसको हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन। इसी तरीके से तो साउंड वेव ट्रैवल करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, क्योंकि साउंड वेव जो है वो क्या होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? क्रस्ट एंड ट्रॉफ होता है। ठीक है, तो ये क्रस्ट एंड ट्रॉफ तो नहीं है, इसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। फिर से कंप्रेशन हुआ, फिर से रेयरफैक्शन, इसी तरीके से साउंड वेव ट्रैवल करता जाता है। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू। ठीक है, तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या बताता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। अब जैसे कि हम आपको बताएं कि ये पार्टिकल का क्या है? मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि अगर ये है आपका इस तरीके से वेव बना हुआ है, यहाँ पर डेंसिटी नॉर्मल है, ये नॉर्मल ग्रेटर डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, ये डेंसिटी स्मॉलर देन नॉर्मल। ठीक है, और इस तरीके से वेव बना। ठीक है, अच्छा दूसरा है, दूसरा इस तरीके से है कुछ। ठीक है, ये है डेंसिटी ग्रेटर देन नॉर्मल, स्मॉलर देन नॉर्मल, नॉर्मल डेंसिटी, और ये कुछ इस तरीके से बना वेव। ठीक है, तो अब बताइए एम्पलीट्यूड किसका है ज़्यादा? आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, किसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड है बताइए? ए का या बी का? ठीक है, बताइए किसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड? तो ऑफकोर्स ये बात है, बी का एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पर? ज़्यादा है, क्योंकि अब देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कौन किया है? ये वाला वेव किया है। देख सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है और इसका डिस्प्लेसमेंट कम है, मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड जो है, अगर हम इसको A2 बोलें और इसको A1 बोलें तो A2 जो है वो ज़्यादा है, मतलब कि 2 वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। किससे? A1 से, पहले वाले एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो ये बताता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है? कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ठीक है, अच्छा हम आपको इसका फिजिकल मीनिंग भी बताएं। ठीक है, क्या होता है कि कितने, मतलब कि जो भी, मतलब कि कितने को पता होगा, बस सिर्फ क्या होता है,
बुकिश डेफिनेशन को बस खाली याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। लेकिन हम आपको इसके बारे में भी बता रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंप्रेशन को, और ये क्या बता रहा है, रेयरफैक्शन को। मतलब कि एम्पलीट्यूड बताता है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन हुआ है। अब ऑफकोर्स ये बात है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब कि कंप्रेशन किस केस में ज़्यादा हुआ है, इस वाले केस में कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है, रेयरफैक्शन ज़्यादा हुआ है। इस वाले केस में कंप्रेशन कम हुआ है, रेयरफैक्शन कम हुआ। कितने स्टूडेंट को तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि एम्पलीट्यूड किस चीज़ के बारे में बताता है। बस खाली वो डिफिनेशन याद कर लेते हैं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी बना देंगे, वो ये भी बता देंगे कि एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, इसका या इसका, वो बता देंगे हाँ इसका, इस वाले केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन उनका वो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं जानते कि एम्पलीट्यूड बता क्या रहा है। एक्चुअली में एम्पलीट्यूड ये बता रहा है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कितना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड इसका ज़्यादा है, मतलब कि ये बता रहा है इस वाले केस में कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है और इस वाले केस में कंप्रेशन कम हुआ है। ठीक है, अच्छा कंप्रेशन ज़्यादा कहने का मतलब क्या, कंप्रेशन ज़्यादा कहने का मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी मिला है। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये बात है, अगर लॉर्डनेस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा एनर्जी से अगर किसी चीज़ को धक्का दोगे तो वो ज़्यादा क्लोज जाएगा ना। अगर इस वाले केस में लॉर्डनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा कंप्रेशन और ज़्यादा रेयरफैक्शन हुआ है, और इस वाले केस में लॉर्डनेस कम है तो कम कंप्रेशन और कम रेयरफैक्शन होता है। मतलब कि अगर कंप्रेशन, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कंप्रेशन ज़्यादा और रेयरफैक्शन ज़्यादा है तो लॉर्डनेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कंप्रेशन, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी कम है, कंप्रेशन कम है और रेयरफैक्शन कम है, तो मतलब कि लॉर्डनेस भी क्या है, इस केस में लॉर्डनेस कम है। इस बात को समझ में आना चाहिए आपको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर इस केस में ज़्यादा कंप्रेशन है मतलब इस केस में लॉर्डनेस ज़्यादा होगा, मतलब कि लॉर्डनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के। मतलब कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वही आपको बता रहा है कि अगर आप ग्राफ देख करके समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम आपके सामने ग्राफ बना दिए हैं, कोई भी दो ग्राफ, ठीक है, अभी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आपके सामने ये ग्राफ बना है, 2-3 ग्राफ, ठीक है, जैसे कि पहला ये ग्राफ बना दे रहे हैं, ठीक है, इस वाले केस में, ठीक है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ये तो डेफिनेशन आपको पता ही है कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ठीक है, मतलब मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, चलिए ये ए वाला हो गया, ये बी हो गया, और ये सी। एक और केस बनाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड। तो चलिए अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, एम्पलीट्यूड किस वाले केस का सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। चलिए ठीक है, इस वाले केस में एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस वाले केस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है। इस वाले केस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन बता रहा है, कंप्रेशन इस वाले केस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, इस वाले केस में उससे कम और इस वाले में सबसे कम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अब आपको बताना है लॉर्डनेस, तीनों में से सबसे ज़्यादा लॉर्डनेस कहाँ पर होगा या सबसे कम लॉर्डनेस कहाँ पर होगा। तो देखिए लॉर्डनेस सबसे कम यहाँ पर है क्योंकि इसका सबसे कम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर लॉर्डनेस मीडियम में आएगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉर्ड बज रहा है, मतलब कि कोई म्यूजिक सबसे ज़्यादा लॉर्ड बज रहा है, मतलब कि ये बता रहा है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉर्ड म्यूजिक इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस में बज रहा है, तो इस वाले केस में सबसे ज़्यादा लॉर्ड म्यूजिक बज रहा है, तो यही बता रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो हम आपको क्या बता दिए, हम आपको बता दिए कि एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हम आपको डिफिनेशन बता दिए इसका। अच्छा कि क्या है कि एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, मतलब कि मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है। दूसरा चीज़ हम आपको ये भी बता दिए कि एम्पलीट्यूड आपको क्या बताता है, आपको बताता है मतलब कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग, तो एम्पलीट्यूड आपको यही बताता है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका यही है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन, इस केस में ज़्यादा कंप्रेशन, इस केस में सबसे कम कंप्रेशन, यही बता रहा है एम्पलीट्यूड कि सबसे ज़्यादा कंप्रेशन और सबसे ज़्यादा रेयरफैक्शन किस में होता है। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं होता। ठीक है, और हालांकि अब आपको समझना भी इसी क्लास में है, ऐसा नहीं कि आप हायर क्लास में इस चीज़ को समझोगे, छोटी सी बात थी, अब ये आपको तो जानना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 की पॉइंट की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, मतलब किसके बारे में बताता है, आपको बताता है लॉर्डनेस के बारे में बताता है। एम्पलीट्यूड किसके बारे में बताता है, लॉर्डनेस के बारे में बताता है कि सबसे ज़्यादा लॉर्ड किस में बज रहा है।
ठीक है, लॉर्डनेस के बारे में बताता है। मतलब कि लॉर्डनेस जो है वो आपके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितना जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना उस केस में उतना ज़्यादा लॉर्डनेस। मतलब कि म्यूजिक हम डायरेक्टली ग्राफ देख करके समझ सकते हैं कि म्यूजिक सबसे ज़्यादा लॉर्ड किस में बज रहा है। इस वाले केस में सबसे ज़्यादा म्यूजिक लॉर्ड बज रहा है और इस वाले केस में सबसे कम म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, मतलब सबसे धीमा बज रहा है। ठीक है, तो लॉर्डनेस यही चीज़ बताता है। बात समझ में आया कि मतलब कि लॉर्डनेस और एम्पलीट्यूड का एकदम डायरेक्टली रिलेशन है। आप ग्राफ देख करके डायरेक्टली आप बता सकते हो कि किस केस का लॉर्डनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि लॉर्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मतलब कि एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से लॉर्डनेस भी बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आया इस बात को। जैसे कि अगर बहुत सारे आप देखोगे कि जब कहीं कंसर्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर लगा रहता है एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर से जो मतलब जो चलाता है, जो डीजे पर्सन जो रहता है, वो एम्पलीफायर को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से लॉर्डनेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो मतलब कि एम्पलीट्यूड के चेंज इंक्रीज़ करने से लॉर्डनेस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम लॉर्डनेस को आपको जो है इन डिटेल बताए हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप बताना, यहाँ पर पूछना। ठीक है, अगर लॉर्डनेस से कुछ प्रॉब्लम होता है तो ए से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये एक लेंथ है तो इसको ऐसा यूनिट जो है वो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको बस सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है एम्पलीट्यूड से। डायरेक्टली आप तो या तो डिफिनेशन पूछ लेगा कि एम्पलीट्यूड क्या है, वो आप डिफिनेशन बता सकते हो, और आप इस मतलब ये दो ग्राफ बता सकते हो कि हाँ इस वाले केस में मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को आप ड्रा कर सकते हो, इस वाले ग्राफ को ड्रा कर सकते हो, फिर बता सकते हो हाँ इस वाले केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इस वाले केस में एम्पलीट्यूड कम है। एग्जाम में बस सिर्फ इतना आएगा। लेकिन हाँ, हम आपको फिजिकल मीनिंग भी बता दिए कि एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है, आपको बता रहा है ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में बता रहा है कि कितना ज़्यादा कंप्रेशन या कितना ज़्यादा रेयरफैक्शन हो रहा है। और ये तो इसका फिजिकल मीनिंग हो गया कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बारे में बता रहा है। मतलब कि ये और क्या बताता है, और ये बताता है लॉर्डनेस के बारे में बताता है। अगर ये केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका लॉर्डनेस भी ज़्यादा। हम बता दिए कि अगर कंप्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा जोर से धक्का लगा है, मतलब कि म्यूज़िक क्या लग रहा है, लॉर्ड है। देखो इस केस में कंप्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंप्रेशन कहने का मतलब म्यूज़िक लाउड है, कम कंप्रेशन कहने का मतलब म्यूज़िक धीमा है। तो अगर इसका कंप्रेशन कम है तो यहाँ पर म्यूज़िक भी क्या बज रहा है, धीमा बज रहा है। इसका कंप्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंप्रेशन, ज़्यादा ऊपर गया, ज़्यादा रेयरफैक्शन है, तो म्यूज़िक यहाँ पर क्या बज रहा है, लाउड बज रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग का टाइम पीरियड। ठीक है, तो बहुत ही ये तो बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी ईजी था, समझ में आया होगा वो चीज़। टाइम पीरियड के बारे में बात कर ले तो टाइम पीरियड को हम लोग टी, कैपिटल टी लेटर के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, या तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर हम आपको सजेस्टेड जो डिफिनेशन होगा वो हम आपको बताएंगे। ये वाला डिफिनेशन आप लिखो एग्जाम में, मतलब कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कि लगातार। ठीक है, आपको पता होगा कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो वन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक बार फिर से हम आपको टाइम पीरियड अच्छे से समझा दे रहे हैं। मतलब कि देखिए एक वेव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या हो जा करके ख़त्म हो गया, मतलब इसको कहते हैं हम लोग वन वेव। मतलब कि एक पूरा कंप्रेशन और एक पूरा रेयरफैक्शन जहाँ पर हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वेव, या तो एक साइकिल बोल सकते हैं, या तो एक वाइब्रेशन बोल सकते हैं, कोई भी वर्डिंग का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना। एक वेव, वन वेव कहने का मतलब वन कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, या वन कॉन्जिक्यूटिव लगातार कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग एक वेव गिनते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कितना वेव बन रहा है, देखो एक वेव ये, और दूसरा वेव ये, और तीसरा वेव ये, मतलब कि यहाँ पर तीन वेव बना है। कितना वेव है, तीन वेव। तो वेव समझ में आ रहा है। एक वेव किसको कहेंगे, या तो इसको हम लोग एक वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। एक वाइब्रेशन मतलब कि एक कंप्लीट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जहाँ पर हो जाए उसको हम लोग कहेंगे वन वेव। ठीक है, जहाँ पर से एक कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो जाए। तो अगर इसका डिफिनेशन इसलिए हम ये वाला बता रहे हैं, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अगर ये वाले वेव बनाने में, अगर साउंड को ये वाले वेव बनाने में अगर 5 सेकंड लगता है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अगर आपको इस वेव को बनाने में 10 सेकंड लगता है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, 10 सेकंड हो गया। मतलब कि टाइम टेकन कितना टाइम लगा। ठीक है, टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल, और वन वाइब्रेशन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या वन वेव, क्या बोल सकते हैं, वन वेव। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट
साइकिल, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आया। साइकिल भी यूज़ किया जा सकता है, या तो वहाँ पर आपको वन वाइब्रेशन बोल सकता है, या तो आपको क्या बोल सकता है, वन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बोल सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब कि एक कॉन्जिक्यूटिव, एक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन को करने में कितना समय लगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी के साथ डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट ऑफकोर्स की बात है क्या होगा, सेकंड होगा, क्योंकि टाइम है तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। बात समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर। चलिए आप देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अगर आपको देखिए ये हुआ एक वेव। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं आधा, अगर आधा ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये दूसरा इस तरीके से समझा रहा है कि अगर आधा इस्तेमाल करते हैं, देखो ये कंप्रेशन का आधा पार्ट लिए, ठीक है, और रेयरफैक्शन क्या हो गया पूरा, और ये आधा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन जब आधा आधा मिल करके टोटल कितना कंप्रेशन बन गया, पूरा एक कंप्रेशन बन गया। देखो आधा ये कंप्रेशन और आधा ये कंप्रेशन, तो ये भी क्या होगा, एक साइकिल के अंदर गिना जाएगा। मतलब कि वन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक भी जाने में जितना टाइम लगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ही कहेंगे। ठीक है, और ये एक साइकिल होगा, ये भी एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। ठीक है, समझ में आया। अगर हम इसका आधा ले लेते हैं, इसको आधा कट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको आधा कट किए तो इसको हम लोग आधा बढ़ाना भी तो पड़ेगा, मतलब कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वही हम बताइए, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, एक साइकिल के अंदर गिना जाता है। अगर मान लेते हैं, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर वेव मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वेव, तो देखो आप रेयरफैक्शन का क्या लिए हो, आधा पार्ट लिए हो। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा यहाँ से। ठीक है, अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपका वेव कहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आपका रेयरफैक्शन का आधा पार्ट, ठीक है, कंप्रेशन तो हो गया पूरा, और रेयरफैक्शन का यहाँ तक आपको, मतलब कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है, एक साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो मतलब कि एक पूरा एक साइकिल मतलब होता है वन कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। अब आपको वेव को तोड़ तोड़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, आधा कंप्रेशन यहाँ पर से लो, आधा रेयरफैक्शन यहाँ पर से लो, तो आधा आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो अब ये एक साइकिल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगर आप आधा कंप्रेशन यहाँ से लो, ठीक है, तो आधा आपको कंप्रेशन यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आधा, तब हो जाएगा एक साइकिल कंप्लीट। मतलब कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, या तो वन वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, और वन वाइब्रेशन को या तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको टाइम पीरियड के बारे में, कि टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, कि एक साइकिल को, ठीक है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है, या एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है, या तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर एक सेकंड में मान लेते हैं, देखिए एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक है, अगर एक सेकंड में इतना हो जाता है तो यहाँ पर कितना वेव बना, एक सेकंड में कितना वेव बना, तो देखिए चलिए गिनते हैं एक सेकंड में कितना वेव बना। यहाँ से यहाँ तक एक वेव, या तो एक साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक, चलिए तो ये एक सेकंड में कितना वेव बना, दो वेव बना। मतलब कि एक सेकंड में कितना वेव बना, एक सेकंड में दो वेव बना। तो यही तो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में कितना वेव बनता है, या कितना साइकिल बनता है, या कितना वाइब्रेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 हर्ट्ज है। क्या है, 2 हर्ट्ज होता है। मतलब कि एक सेकंड में दो वेव बना है। या देखिए हम क्या बता रहे हैं, या तो वेव बोलो, या तो आप वेव बोलो, या तो आप कंप्लीट वेव बोलो, या तो आप इस चीज़ को क्या बोल सकते हो, साइकिल बोल सकते हो। ठीक है, या तो आप इसी चीज़ को क्या बोल सकते हो, वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। एक वेव कहने का मतलब होता है वन कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को मिला करके क्या बनता है, एक वेव बनता है, या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, या तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये बात समझ में आया होगा आपको कि वन साइकिल किसको कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि एक साइकिल को, ठीक है, मतलब कि एक सेकंड में कितना कंप्लीट साइकिल बन रहा है, या कितना कंप्लीट वेव बन रहा है, या कितना वाइब्रेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए अब फ्रीक्वेंसी को कैसे मतलब कि डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड, ये वाला अब डिफरेंशियल लिख देना एग्जाम में, ये ईजी है। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, कितना कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रहा है एक सेकंड में, इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव या कंप्लीट नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। अगर 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशन हुए, चलिए यहाँ पर आप चलिए एक बार बताइए इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। सॉरी, यहाँ पर अच्छे से फिगर बना लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है। ये हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ, मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल डेंसिटी का ये लाइन है ना, मतलब कि मीन पोजीशन है ना। चलिए अब ये बन रहा है फ्रीक्वेंसी, ये मतलब कि वेव। चलिए अब बताइए कितना वेव बना है, कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। चलिए डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ के साथ डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा। देखिए कितना वेव बना है, चलिए गिन करके बताइए। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ से देखिए एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन हो गया, एक वेव, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेव, यहाँ से यहाँ तक तीसरा वेव, यहाँ से यहाँ तक चौथा वेव, यहाँ से यहाँ तक 5वां वेव, यहाँ से यहाँ तक 6th और यहाँ से यहाँ तक 7। मतलब कि कितना वेव बना है, 7 वेव, ठीक है। या 7 साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या 7 वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया। मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी है 7। 1 सेकंड में कितना बन रहा है, ये सारा 1 सेकंड में बना है। कितने सेकंड में बना है, 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना वेव बना, 7 वेव बना है, ठीक है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 7 हर्ट्ज हो जाएगा। बात समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी मतलब, ठीक है। अच्छा चलिए, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है। ऐसे तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। फार्मूला एक बार बताएंगे कैसे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। अब क्योंकि टाइम का आपका वैल्यू है क्या, सेकंड, ठीक है। अब सेकंड अगर नीचे में रहेगा तो ऊपर में लाने पर, अब पढ़े हुए एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जब भी अगर कोई चीज़ नीचे में रहता है तो उसको ऊपर में लाने पर क्या लिखते हैं, का पावर -1, ठीक है। जैसे कि टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड का सेकंड यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब कि ये 1 क्या है, सेकंड है फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड को अगर आप ऊपर लाओगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो इसका ऐसा यूनिट पर सेकंड होता है, क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर सेकंड, ठीक है, या सेकंड का पावर -1। लेकिन हम लोग इसको हर्ट्ज से लिखते हैं। हर्ट्ज क्यों लिखते हैं, तो देखिए हर्ट्ज जो होता है वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि लाइट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उनको ऑनर देने के लिए, क्योंकि वो भी एक महान साइंटिस्ट है, जैसे कि न्यूटन को ऑनर देने के लिए हम लोग को फोर्स का ऐसा यूनिट लिख दिया ना न्यूटन, ठीक है। वैसा ही सिमिलरली आपको मतलब कि इन्होंने भी बहुत महान काम किया, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज में। पर सेकंड भी होता है इसका ऐसा यूनिट, अगर कभी आपको ऑप्शन वगैरह में आया तो आप पर सेकंड लिख सकते हो। लेकिन आपको अगर हमेशा एग्जाम में आपको भी ऑनर देना है तो किसी को भी ऑनर देने के लिए उसके नाम से लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनका पहला कैपिटल लेटर HZ, हैमरिक मतलब कि हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज, H हर्ट्ज नाम था उनका, ठीक है। तो हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। तो HZ लिख देते हैं, पहला लेटर कैपिटल रहेगा H, ठीक है, Z स्मॉल, ठीक है। इसको हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको हम बताएं कि 1 टाइम पीरियड कैसे होता है, तो देखिए टी सेकंड में, अगर टी सेकंड में यूनिटरी मेथड का डायरेक्टली यूज होगा। अगर टी सेकंड में मान लेते हैं 10 सेकंड, टी कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, कितना भी मान लेते हैं हम टी सेकंड में। टी सेकंड में कितना वेव बना है, एक वेव बना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितना वेव बना, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, टी कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 1/t वेव बनेगा। अगर टी सेकंड में एक वेव बना है तो 1 सेकंड में कितना वेव बनेगा, टी डायरेक्टली कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1 सेकंड में 1/t वेव बना है। तो 1 सेकंड में जितना वेव बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/t आ गया, मतलब कि 1 टाइम पीरियड आ गया। तो आपको हम क्या बता दिए आपको इस लेक्चर में, ठीक है। मतलब कि पिछले और इस वाले लेक्चर को मिला करके हम आपको बता दिए कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस वाले केस में एम्पलीट्यूड कम है क्योंकि इसका मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेसमेंट है।
इसका मेन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एम्पलीट्यूड बता दिया। ठीक है, अच्छा अब एम्पलीट्यूड का फिजिकल मीनिंग भी बता दिया। एम्पलीट्यूड आपको बता देता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में। आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हो दोनों फिगर को, दोनों ग्राफ को। ठीक है, ये कोई पिक्टोरियल अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ना रहे फिर भी आप बता सकते हो कि किस केस में ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है। तो इस वाले केस में ज़्यादा कंप्रेशन, ज़्यादा रेयरफैक्शन, इस केस में कम कंप्रेशन, कम रेयरफैक्शन। और इससे हमको क्या पता चल जाता है, इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि किस में लॉर्डनेस ज़्यादा है। ऑफकोर्स ये बात है, इसमें ज़्यादा कंप्रेशन बना है, मतलब ये ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा होगा, ज़्यादा एनर्जी के साथ बज रहा होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें लाउडनेस ज़्यादा है, इसमें लाउडनेस कम है। ये भी अगर डायरेक्टली एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको दो फिगर दे देगा और दोनों फिगर देने के बाद आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि बताइए इसमें किसमें लाउडनेस ज़्यादा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ना पूछ करके डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि लाउडनेस किसका ज़्यादा होगा, तो इस वाले केस में लाउडनेस ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि लाउडनेस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसको ये भी ना याद रखो तो डायरेक्टली आप ये भी याद रख सकते हो कि हाँ एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड, मतलब कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। आपको बस खाली ये बताना है, आपको उतना ये नहीं जानना है कि लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो वो नहीं जाना। आपको बस खाली ये जानना है कि लाउडनेस जो है मतलब कि डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। ये चीज़ तो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से आपको लाउडनेस भी इंक्रीज कर जाएगा। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े, टाइम पीरियड के बारे में पढ़े कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड होता है एक वेव, मतलब कि एक वेव को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मतलब कि अगर हमको क्या करें, एक वेव अगर मेरा 10 सेकंड में बना है तो टाइम पीरियड 10 सेकंड हो जाएगा। अगर एक वेव को बनने में अगर 40 सेकंड लगा है तो टाइम पीरियड 40 सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आया, मतलब कि एक वेव। और एक वेव हम आपको बता दिए, एक वेव कहने का मतलब होता है वन वेव या वन वाइब्रेशन या वन साइकिल कहने का मतलब होता है एक कंप्लीट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अच्छा, वेव को तोड़ तोड़ करके भी लिखा जा सकता है, वो भी हम बता दिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक सेकंड में कितना वेव बना। देखो टाइम पीरियड, इसमें कभी कंफ्यूज मत करना, टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को बनने में कितना समय लगा। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड में कितना वेव बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर एक सेकंड में 10 वेव बन रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आएगा। देखो टी सेकंड में अगर एक वेव बना है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना वेव बना है। तो एक सेकंड में 1/t वेव बना है। टाइम मतलब कि टाइम डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये यूनिटरी मेथड का यूज़ करके नीचे। और एक सेकंड में जितना वेव बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसका हम लोग यूज़ भी करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। तो थैंक यू। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन समझाएं आपको, और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।